हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है बच्चों अर्धनारीश्वर पाठ है, इस पाठ के क्या प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। प्रश्न उत्तर क्या बच्चों पढ़ने वाले काफ़ी आसान भाषा में। हमने पिछली क्लास में इसके क्या बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल कर लिया था और इसके पिछली क्लास में हमने इसके लेखक परिचय एवं संपूर्ण अर्थ को क्या बच्चों यानी हम संपूर्ण सारांश को समझ लिए थे। उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे जाकर बच्चों देख लीजिए। काफ़ी आसान भाषा में हमने आपको क्या समझाया है। ठीक है बच्चों, देखिए आज की क्लास में हम क्या प्रश्न उत्तर अर्धनारीश्वर पाठ का करने वाले हैं, जो दिनकर जी द्वारा क्या लिखा गया है। ठीक है बच्चों, इसका जो पीडीएफ नोट है, पीडीएफ जो नोट से कहाँ पर मिलेगा हम क्लास के अंत में आपको बता देंगे बच्चों, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो पहला जो प्रश्न पूछ लिया जाता है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है। आज आज इसकी क्या प्रश्न है। देखिए अर्धनारीश्वर पाठ हम पढ़ रहे, कौन सा पाठ, अर्धनारीश्वर पाठ। इस पाठ में स्त्री शंकर जी और पार्वती जी का रूप देखेंगे। एक तरफ शंकर जी रहते हैं और एक तरफ स्त्री, एक ही फोटो में रहते हैं क्या बच्चों, एक ही फोटो में रहते हैं शंकर जी और पार्वती। तो कल्पना क्यों की गई है, मतलब देखिए कि शंकर जी और पार्वती एक साथ हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि बच्चों स्त्री और पुरुष एक दूसरे के क्या समरूप है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्त्री के बिना पुरुष का अस्तित्व नहीं, या पुरुष के बिना स्त्री का अस्तित्व, मतलब आपस में क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए इसकी कल्पना की गई है और दोनों को साथ मिलकर रहना चाहिए, यही क्या है। और इस समय प्रासंगिकता कहने का अर्थ है बच्चों, इस समय इसका क्या महत्व है, तो इस समय काफ़ी अधिक महत्व है। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका इसका इसका उत्तर आपको क्या दे देना है बच्चों, क्या समझ गए। तो देखिए हम इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया उत्तर, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि नर और नारी समान रूप से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कहने मतलब समान रूप से एक है बच्चों। नारी के गुण नर तथा नर के गुण नारी में होने चाहिए। बिल्कुल ये सही लिखा है बच्चों। देखिए एक नारी जो है बच्चों, उसमें नर का गुण अवश्य होना चाहिए और नर में नारी का गुण होना चाहिए। वर्तमान में यह और ज़्यादा प्रासंगिकता है। जीवन के हर क्षेत्र में नारी और पुरुष को मिलकर बढ़ना चाहिए। क्या इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, देखिए इस तरह क्या आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि नारी और पुरुष एक दूसरे से समान है। नारी में गुण पुरुष में होने चाहिए, पुरुष का गुण किस में होने चाहिए बच्चों, नारी में होने चाहिए। और वर्तमान समय और भी क्या प्रासंगिकता है। ठीक है बच्चों, क्या यह प्रश्न समझ गए। तो हम देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि कुंती, लिखा गया है कुंती और गांधारी की संधि वार्ता से महाभारत क्यों रुक गया होगा। तो देखिए जब आप महाभारत देखे होंगे तो कुंती और गांधारी नाम जरूर सुने होंगे। तो देखिए कुंती और जो गांधारी थी बच्चों, दोनों क्या थी, स्त्री थी। स्त्री यानी औरत थी, तो दोनों क्या थी बच्चों, औरत थी। ठीक है, तो औरत का हृदय जो वो तो आप जानते होंगे क्या होता है, कोमल होता है। क्या होता है, कोमल होता है। वह जो थी मार झगड़ा वह पसंद नहीं करती है। और मार झगड़ा इसलिए कि नहीं, क्योंकि देखिए मार झगड़ा जब होगा तो व्यक्ति व्यक्ति में होगा, नहीं पुरुष पुरुष में होगा। तो पुरुष से यदि मार झगड़ा हो तो वो क्या मर जाएगा, क्या हो गया, मर जाएगा। तो देखिए मरेगा तो केवल वह नहीं ना मरेगा, उसके साथ जो उसका बाल बच्चा है, उसका परिवार है, उसका जो पत्नी है वो विधवा हो जाएगी, उसके बाल बच्चे अब टूअर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं। इसी कारण जब जो कुंती और गांधारी संधि वार्ता, देखिए यहाँ पर लिखा है संधि वार्ता मतलब क्या, बात करना। यदि दोनों यह बात करती तो लड़ाई नहीं होता है, यानी महाभारत नहीं होता है। इसी को क्या आपको बच्चों लिख देना है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए एक बार हम इसका उत्तर आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए उत्तर आपको क्या लिख देना है इस तरह से कि कुंती और गांधारी दोनों ही स्त्री थी। ठीक है, स्त्री होने के कारण वह कोमल स्वभाव की थी, मतलब कोमल हृदय की थी बच्चों। वे युद्ध के परिमाण से परिचित थे। परिमाण मतलब क्या बच्चों, युद्ध का जो रिजल्ट था उससे वह जानती थी कि युद्ध में क्या होता है और किस तरह होता है। मार झगड़ा होगा तो बच्चों कहीं ना कहीं मृत्यु तो होगा ही। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं। तो देखिए अब देखिए हमारा क्या आ जाता है, आगे हम लिखते हैं कि युद्ध के केवल न सैनिक ही नहीं मरते बल्कि अनेक साथ उनकी पत्नी भी विधवा हो जाती बच्चों। ठीक है बच्चों, जाति जो एक स्त्री दूसरी स्त्री को विधवा होते नहीं देख सकती, इसलिए उनको बात करने से भारत रुक सकता था। ठीक है बच्चों, जो हमने बताया दिया वही हमने क्या लिखा इससे यहाँ पर आंसर। तो क्या आप इसका प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, तो यस लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि परिवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो देखिए परिवृत्ति मार्ग दोनों, निवृत्ति मार्ग जो है बच्चों, यह बौद्ध धर्म के मार्ग है। किस धर्म के मार्ग है बच्चों, आपको याद रखना है, यह बौद्ध धर्म के मार्ग है। तो देखिए इस मार्ग में क्या होता है, परिवृत्ति मार्ग में क्या होता है, निवृत्ति मार्ग में क्या होता है। तो देखिए परिवृत्ति मार्ग स्त्रियों को चाहते हैं, स्त्रियों को मतलब औरतों से प्रेम करते हैं, औरतों से प्रेम करते हैं मतलब औरतों के साथ रहते हैं। लेकिन निवृत्ति मार्ग जो होते हैं बच्चों, औरतों के साथ नहीं रहते, मतलब यह जो होते हैं बच्चों औरतों के साथ यह नहीं रहते हैं, यह औरतों के साथ बच्चों नहीं रहते हैं, यह रहते हैं, यह जो बच्चों क्या यह रहते हैं, यह नहीं रहते हैं। यह इस तरह आपका बौद्ध मार्ग मतलब निवृत्ति मार्ग जो स्त्रियों के साथ रहते हैं, स्त्रियों के साथ रहते हैं, खुशी रहते हैं, आनंद उनसे लेते हैं। लेकिन जो होते हैं निवृत्ति मार्ग वह स्त्रियों को परछाई से भी क्या बच्चों दूर भागते हैं। इसी को आपको लिख देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह आप लिख सकते हैं, तो देखिए कि ये दोनों ही बौद्ध धर्म के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग के भोग विलास के जीवन का आधार बनाएगा। भोग विलास मतलब कहने का अर्थ है क्या, मतलब सुख प्राप्त करेगा स्त्री ले, नारियों को गले लगाएगा, गले लगा मतलब नारियों से क्या संपर्क में रहेगा, जीवन का आनंद प्राप्त किया किया किसने किया, तो प्रवृत्ति मार्ग जो व्यक्ति अपनाए थे, ठीक है बच्चों। नारियां उनके आनंद की खान थी, मतलब नारियों से वो काफ़ी सुख प्राप्त करते थे, ठीक। किंतु निवृत्ति मार्ग तो नारियों के छाये से भी भागते थे। तो देखिए इसी को आपको क्या लिख देना है कि प्रवृत्ति में स्त्रियों के साथ रहते थे, स्त्रियों से आनंद लेते थे, जो भोग करते थे। लेकिन निवृत्ति मार्ग जो होते हैं बच्चों, स्त्रियों के परछाई से भी क्या बच्चों भाग जाते हैं, ठीक, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाता है कि पर नारी नारी की पराधीनता कब शुरू हुई, कब शुरू हुई। तो देखिए पराधीनता मतलब नारी कब गुलाम बन गई, नारी थी बच्चों कब गुलाम बन गई आपको बताना है। तो देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि जब कृषि का विकास हुआ बच्चों, कृषि मतलब खेती जब होने लगा, तो उस समय नारी क्या बन गई, पराधीनता बन गई। क्यों बन गई, तो देखिए नारी जब पराधीनता इसलिए बन गई क्योंकि कृषि का विकास होने के बाद जो स्त्री थी बच्चों, स्त्री मतलब जो औरत थी वो घर का काम करने लगी। औरत किसका काम करने लगी, घर का। और पुरुष जो था बच्चों वो बाहर का काम करने लगा। पुरुष किसका काम करने लगा, बाहर का काम करने लगा। अब का बाहर का काम करने लगा जो कारण स्त्री जो थी बच्चों वो घर में कैद हो गई, घर में क्या हो गई, कैद हो गई। घर में क्या हो गई, कैद हो गई। अब क्या बाहर नहीं निकलने का कारण अब क्या वह पुरुष पर निर्भर होगी कि पुरुष जो कहेगा वही करेगी। पुरुष के द्वारा ही क्या उसकी उसका शरीर उसका जीवन पार होगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के द्वारा हमारा क्या इसका उत्तर होगा कि कृषि के विकास के कारण ही क्या स्त्री का पराधीनता शुरू हुई। स्त्री जो थे बच्चों वो घर का काम कर लेंगे और पुरुष जो किसका काम कर लेगा, बाहर का काम करने लगा। इस तरह आपका इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए हम अगला देखिए इस प्रश्न का उत्तर पढ़ा देते हैं आपको। तो लिख देना कृषि के आविष्कार के साथ ही नारी की पराधीनता शुरू हो गई। अब देखिए लिखा गया नारी का क्षेत्र घर के अंदर हो गया, मतलब नारी जो थी बच्चों और घर के अंदर काम करे और पुरुष बाहर रहने लगा। इस प्रकार से नारी का घरों के अंदर कैद हो गई, ठीक है। तो इसी को बच्चों आपको क्या लिख देना है इसका उत्तर, तो लिख सकते हैं तो यस लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम जो अगला 5 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि स्त्री को अहिरीन नागिन जादूगरनी कहना कहाँ तक उचित है। देखिए बच्चों हमने जब इसको पाठ को पढ़ाया था तो आपको वहाँ पर पढ़ाया था कि स्त्री को अहिरीन नागिन जादूगरनी भी कहा गया है। इस पाठ में क्या कहा गया, स्त्री को अहिरीन जादूगरनी नागिन भी कहा गया। क्या ऐसा कहना सही है, तो देखिए बच्चों ऐसा कहना किसी कहीं तक भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं, क्योंकि ऐसा कहना किसी भी यदि आपको ही कोई अहिरीन नागिन ये सब कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, तो नहीं। तो स्त्री को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, स्त्री को सम्मान देना चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखिए उत्तर आप किस तरह लिख सकते हैं कि पुराने समय में कुछ धर्म साधकों द्वारा नारी को अहिरीन नागिन जादूगरनी कहा गया है। इससे मुक्ति मार्ग का ये सभी किसके द्वारा कहा गया, आजकल के लोगों के द्वारा नहीं बच्चों, पहले जो लोग थे वह कहे गए हैं, ठीक है। इसे मुक्ति मार्ग का बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुक्ति मार्ग का लिखा गया है। मुक्ति मार्ग का बाधक कहा जाता है। मुक्ति मार्ग मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे क्या बना गया है, स्त्री औरत को बाधा माना गया है। औरत को बाधा मतलब आप यदि औरत के संपर्क में रहेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा लोगों का मानना है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए पुरुषों के अपनी सुंदरता के जाल में फंसा कर भ्रम
पथ भ्रष्ट कर देती है। मतलब देखिए जो स्त्री थी उसके बारे में लोग क्या कहते थे कि स्त्री जो बच्चों वो पुरुषों को अपने रूप की जाल में, मतलब स्त्री जो होती है सुंदर होती वो अपने के रूप के जाल में क्या फंसा लेती है और उसका पथ भ्रष्ट, मतलब देखिए जो पुरुष का उद्देश्य होता है उसको क्या कर देती है, उसको भटका देती है। ऐसा बच्चों आप पर निर्भर करता है, स्त्री पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, समझिएगा आप लोग। आज के युग में नारी को ऐसा मानना सर्वथा अनुचित है होगा। अनुचित मतलब देखिए ऐसा मानना इसलिए गलत है क्योंकि स्त्री अब इस तरह नहीं है। ठीक है, क्योंकि वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए कंधे से कंधे मतलब देखिए जिस क्षेत्र में आप नौकरी के क्षेत्र में देखें, जिस क्षेत्र में नौकरी में आदि पुरुष है तो उस क्षेत्र में बच्चों स्त्री भी है यानी औरत भी है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को आपका उत्तर किस तरह आप लिखना है तो एक बार देख लीजिए कि आपको क्या लिखना है। अहिरीन और नागिन कहना बिल्कुल भी गलत है क्योंकि आजकल स्त्री भी क्या पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। ऐसा जो भी लोग कहें क्या गलत है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर इसी को आपका लिख देना है। ठीक है बच्चों, देखिए 5 नंबर 6 नंबर प्रश्न हमारा आपसे पूछ लिया जाता है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। देखिए आनंद कौन था बच्चों, तो आनंद जो था बच्चों वह बुद्ध भगवान का एक प्रिय शिष्य था। कौन था, तो प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य था हमारा, प्रिय शिष्य हमारा नहीं बुद्ध भगवान का था। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस जो बुद्ध भगवान थे बच्चों भिक्षा मांगने का जो धर्म चलाए थे, भिक्षा मांगने माने भीख मांगने का क्या धर्म चलाए थे। इस धर्म को उन्होंने कहा था कि यह 5,000 वर्षों तक चलेगा। कितने वर्षों तक, 5,000 वर्षों तक। फिर जाकर कुछ समय के बाद इन्होंने बच्चों इस धर्म में औरतों को भी जोड़ लिया। किसको जोड़ लिया बच्चों, औरत यानी स्त्री को भी जोड़ लिया। अब स्त्री को जब जोड़ लिया तो इन्होंने कहा कि यह अब धर्म केवल 500 वर्ष चलेगा। तो समझ लो मैंने 4500 वर्ष खत्म। मतलब इन्होंने क्या कहा दिया है देखिए समझिए कि यह जो शरण धर्म था इन्होंने कौन सा धर्म चलाया, भिक्षा मांगने का। उस धर्म को इन्होंने कहा कि 5,000 वर्षों तक चलेगा। कब चलेगा, जब इसमें केवल पुरुष रहेंगे। कब चलेगा बच्चों, केवल इसमें पुरुष रहेंगे तब चलेगा। मतलब औरत नहीं रहेगी। कब रहेंगे चलेगा, जब इसमें केवल पुरुष रहेंगे तब। लेकिन जब इन्होंने औरत को जोड़ दिया तो यह केवल 500 वर्ष तक चलेगा। यही का इसका उत्तर लिख सकते हैं। यही उन्होंने क्या कहा था, अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसका उत्तर कि मेरा धर्म 5,000 वर्षों तक चलने वाला था मतलब बुद्ध भगवान ने कहा था आनंद से कि मेरा जो धर्म है आनंद वो 5,000 वर्षों तक चलने वाला था, परंतु नारियों के भिक्षुणी बनाने के कारण अब यह 500 वर्षों तक ही चलेगा। ठीक है बच्चों, तो यही क्या कह रहे हैं बुद्ध भगवान कह रहे हैं, जो गलत कह रहे हैं बच्चों ऐसा कहना उनको नहीं ठीक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमारा जो अगला है बच्चों, अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्या लिखा गया है, अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बर्नार्ड शाह नारी के संबंध में क्या विचार देते हैं। देखिए बर्नार्ड शाह जो है बच्चों नारी के विषय में कहते हैं कि नारी जो बच्चों क्या है, नारी के विषय में वो कहते हैं कि नारी हमारी नारी के विषय में क्या कहते हैं कि नारी अहेरीन है। क्या है बच्चों, नारी अहेरीन अहेरीन है और पुरुष अहेर है। पुरुष क्या है बच्चों, अहेर है। पुरुष अहेर है और कहते हैं पुरुष अहेर थे, अहेर। और कहते हैं कि पुरुष को जो बच्चों पुरुष को स्त्री से बच्चों दूर रहना चाहिए। पुरुष को स्त्री से बच्चों क्या दूर रहना चाहिए, इस लक्ष्मण रेखा के पार नहीं करना चाहिए। कि कौन करते हैं, तो बर्नार्ड शाह कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी को आपको क्या लिख देना है कि बर्नार्ड शाह ने नारी को अहेरीन माना और नर को अहेर, नर को नारी से दूर रहना चाहिए, मतलब स्त्री को पुरुष से बचकर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, यह कौन कहते हैं, बर्नार्ड शाह कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला जो आपसे 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। देखिएगा क्या पूछ लिया जाता है, पुरुष पुरुष में नारी का गुण और नारी में पुरुष का गुण होना चाहिए या नहीं। तो देखिए बच्चों मान चलिए हम एक आपको उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं, उदाहरण के लिए आपको आपकी जो आपको घर है, आपको खाना बनाना नहीं आता है, आप खाना खाना बनाना नहीं आता है और आपकी जो माँ है घर है जो खाना बनाती है वह ही तो चल गई, मतलब कहीं रिश्तेदार के यहाँ चली गई। अब रिश्तेदार के यहाँ चल गई तो आप घर पर अकेले पड़ गए। अब अकेले पड़ गए तो आपको खाना बनाना आता ही नहीं, तो आप कैसे बनाएंगे। तो ठीक है बच्चों, तो देखिए इससे यह हो गया कि मतलब इस जो खाना बनाने का मुख्य रूप से काम होता है आप समझते हैं क्या है, औरतों का काम होता है यानी आपकी माँ का काम। अब आपको आता ही नहीं खाना बनाना तो कैसे बनाएंगे। तो इससे यह पता चलता है बच्चों कि हम पुरुष में भी स्त्री का गुण होना चाहिए और स्त्री में भी पुरुष का गुण होना चाहिए।
तो इस तरह आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि स्त्री में पुरुष का गुण अनिवार्य है और पुरुष में भी स्त्री का गुण होना चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यही प्रश्न था। देखिए क्या प्रश्न था कि पुरुष में नारी का गुण और नारी में पुरुष का गुण होना चाहिए या नहीं। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए कि दोनों में दोनों के गुण, दोनों मतलब स्त्री और पुरुष के गुण होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। मैंने एक दूसरे के पूरक कहने का मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्या है बच्चों? अधूरे हैं। इसे किसी भी उपस्थिति में दोष मानना अनुचित है, मतलब उचित नहीं है, दोष माना जाता है। ठीक है, आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, तो जल्दी से यस लिख दीजिएगा। अब इसमें मुख्य रूप से क्या कहा गया है कि स्त्री और पुरुष में गुण होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के बिना क्या अधूरे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 9 नंबर हमसे प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है कि पूछा जाता है कि प्रेमचंद रविंद्रनाथ प्रसाद के नारी विषय के चिंतन के दिनकर क्यों संतुष्ट नहीं है। तो देखिए हमने इस पाठ को पढ़ाते समय पढ़ाया था कि दिनकर जी प्रेमचंद रविन्द्रनाथ और प्रसाद जी से क्या है, असंतुष्ट है। असंतुष्ट कहने का मतलब है कि इन्होंने स्त्री के बारे में बुरा भला कहा है और स्त्री के बारे में दिनकर जी बुरा भला सुनना नहीं चाहते हैं, तो जिसके कारण क्या है, असंतुष्ट। इन्होंने स्त्री के बारे में क्या बताया कि वह क्या है, कमज़ोर है, लेकिन इस दिनकर जी बता रहे हैं कि स्त्री कमज़ोर नहीं, क्या है, बलजोर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का उत्तर हम कैसे लिखेंगे कि दिनकर नर नारी को एक दूसरे के पूरक मानते। पूरक मतलब एक दूसरे को का एक अधूरा मानते एक दूसरे के बिना। हमने पीछे भी पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे लिखते हैं कि जबकि प्रेमचंद्र प्रसाद और रविंद्रनाथ नारी को सिर्फ कोमलांगी मानते हैं, उन्हें कमज़ोर समझते हैं, जबकि दिनकर उन्हें कमज़ोर नहीं बलजोर समझते हैं। इसका उत्तर लिख सकते हैं कि क्यों असंतुष्ट है, क्योंकि युवा जो स्त्री के बारे में गलत बोल रहे हैं और स्त्री के बारे में वो कह रहे हैं कि कोमल आंगी है और वह क्या है, कमज़ोर है, जबकि ऐसा दिनकर जी गलत माने कि स्त्री क्या है, कमज़ोर नहीं बलजोर है, मतलब वह मजबूत है। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कि जो पुरुष का कर्म क्षेत्र वह नारी का भी कैसे। तो देखिए कर्म क्षेत्र मतलब कार्य क्षेत्र, देखिए आप देख रहे होंगे कि जिस क्षेत्र में पुरुष काम कर रहा है उस क्षेत्र में स्त्री भी अब काम कर रही है कि ना बच्चों। तो बिल्कुल कहिए कि हाँ सर कर रही है, तो कर रही है, तो वह स्त्री का भी कार्य क्षेत्र हो गया, यानी कर्म क्षेत्र हो गया। तो इसी को लिख देना है कि देखिए पुरुष का जो कर्म क्षेत्र वो स्त्री का भी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में पुरुष इस समय कार्य कर रहे उस समय अब स्त्री भी उस क्षेत्र में क्या काम कर रही है, स्त्री भी पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। तो लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए आज के जीवन में स्त्री और पुरुष दोनों ही समान है बच्चों। आज जो काम पुरुष करता है वह स्त्री भी कर रही है। हर एक क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों के साथ बच्चों ध्यान दीजिएगा, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, अतः दोनों का कर्म क्षेत्र एक है। ठीक है बच्चों, समझ गए क्या? तो इसी तरह आपको क्या इसका उत्तर लिख देना है 10 नंबर प्रश्न का। तो चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर आपसे क्या पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली गई दो प्रतिमाएं मतलब क्या, एक ही बनावट है, संरचना है। ठीक है, कैसे? तो कैसे बच्चों बताना है कि देखिए नर और नारी दोनों एक ही द्रव्य की ढाली, मतलब एक ही जैसे बने हैं, मतलब एक ही पदार्थ से बने हैं, लेकिन क्या उनमें दो शरीर की बनावट अलग है, उनमें क्या थोड़ी सी बदलाव है, उसी के बारे में बता देना है। तो देखिए कैसे हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि आरंभिक जीवन में नर और नारी दोनों समान थे, हर काम में दोनों ही काम समान भागीदारी थे। तो देखिए बच्चों जब शुरू में जब जीवन प्रारंभ हुआ तो सभी क्या समान रूप से थे। कैसे थे कि देखिए जब शुरू में था कि जो आदि मानव थे वह एक साथ रहते थे, स्त्री और पुरुष एक साथ रहते थे, एक साथ फल तोड़ते थे, एक साथ यदि कोई भी संकट आ जाए तो उसको क्या सामना संकट को करते थे, इसलिए क्या हर काम में वह एक साथ करते थे। कौन? आज शुरू में बताया गया सिर्फ रूप से दोनों ही भिन्न थे। रूप मतलब उनकी जो रूप थी बच्चों वो उनसे भिन्न थे। शरीर संरचना तो समान तत्वों से ही हुआ था, वे तो एक ही द्रव्य की बने दो प्रतिमाएं, जैसे कि आज भी दोनों समान होने चाहिए।
देखिए बच्चों, इसी को आपका उत्तर में लिख देना है कि दोनों एक ही द्रव्य के बनी समान संरचना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना क्या अधूरे, इस तरह भी लिख सकते हैं। उनकी थोड़ी सी क्या है, उनकी उनकी चेहरा में बदलाव है। उनका जब शुरू में जो जीवन था, शुरू में कोई भी परिवर्तन नहीं था। जो काम पुरुष करता था वह काम स्त्री भी कर लेती थी। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका इसका उत्तर दे देना है। तो देखिए, यह हमारे कुल 11 प्रश्न थे जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 11 प्रश्न क्या समझ में आएगा। हम काफ़ी अच्छी तरह से आपको क्या समझा दिया है बच्चों। क्या देखिए, अब हमारा इसका हम बात करें, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ बच्चों हमारा कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ ध्यान दीजिए, पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का क्या नाम है, तो आप सर्च मारिएगा ड्रीम्स अनलॉकेड 12 मारिएगा, हमारे चैनल का नाम। और वहाँ पर फर्स्ट में हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, और उसी को क्या बच्चा आपको ज्वाइन कर लेता है। और ज्वाइन करने के बाद फाइल में जाना है। फाइल में क्या ऑब्जेक्टिव आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको क्या प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही। हम आगे क्लास में हम अगला जो पाठ है बच्चों, रोज। कौन सा पाठ है बच्चों, अगला पाठ का नाम क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। अगला पाठ का नाम है हमारा रोज। उस पाठ को क्या मस्त तरीके से आपको हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है।